शुक्रवार को जम्मू कश्मीर में राज्यसभा चुनाव होंगे। जी हां, राज्यसभा चुनाव होने हैं जम्मू कश्मीर में। ये काफी इस वक्त की अहम खबर आपको देने जा रहे हैं। शुक्रवार को जम्मू कश्मीर में राज्यसभा के चुनाव होंगे, यानी जुमे के दिन, जुमा का दिन होगा जब जम्मू कश्मीर में राज्यसभा का चुनाव होंगे। ये चुनाव 4 सीटों पर होंगे। चारों सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चारों सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। चुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने एमएलएस को व्हिप भी जारी कर दिया है। उधर वोट के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की नजरें कांग्रेस पर भी टिकी हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दावा किया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कांग्रेस पार्टी समर्थन करेगी, सपोर्ट करेगी। तो जुमे का दिन काफी अहम होने जा रहा है जब जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए वोटिंग होगी और इसमें 4 की चारों सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, जबकि बीजेपी ने 3 सीटों पर उम्मीदवार दिए हैं। और बीजेपी ने भी यह दावा किया है, बीजेपी का दावा है कि उसके तीनों उम्मीदवार जीतेंगे। अब जाहिर सी बात है कि दावे तो हैं, लेकिन नंबर्स कहां हैं, ये सवाल उठ रहे हैं। बहरहाल ये काफी अहम है। अब इसमें देखना यह होगा कि किन किन पार्टियों का क्या किरदार रहता है, पीडीपी का क्या रुख होगा। हालांकि पीडीपी का रुख क्या होगा इस बारे में मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इशारा दे दिया है। कांग्रेस का क्या रुख होगा इस पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो एनसी का सपोर्ट करेगी, लेकिन ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता कह रहे हैं। कांग्रेस ने अभी कहां कुछ कहा है, सवाल तो ये है। ऐसे में काफी कुछ है और बीजेपी लगातार ये दावे कर रही है। बीजेपी को उम्मीद है कि उसके कम से कम 2 सीटों पर जीत हासिल होगी। बीजेपी का दावा, उसके भी कुछ अपने बुनियाद हो सकते हैं, लेकिन ये बीजेपी का दावा है। बीजेपी ने 3 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 4 उम्मीदवार खड़े किए हैं। और ये जो उम्मीदवारों के चेहरे हैं वो आप स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। स्क्रीन पर आप देखें कि राज्यसभा की जंग के लिए बीजेपी ने किसे टिकट दिया और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किसे टिकट दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उम्मीदवार किसे बनाया, बीजेपी ने उम्मीदवार किसे बनाया। इसमें दो राय नहीं है कि यह देखा गया कि किस तरह से सीटों को लेकर के, उम्मीदवारों को लेकर के कांग्रेस और एनसी में एक दूरी बन गई, एक मनमुटाव हो गया। इस हद तक मनमुटाव हो गया कि गुज़िश्ता शाम जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक बैठक की और कांग्रेस को उसके लिए मदऊ किया तो कांग्रेस उस मीटिंग में शामिल नहीं हुई। लेकिन फारूक अब्दुल्ला का यह दावा है कि कांग्रेस का साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलेगा। आपको क्या ऊपर से तार आया है? कांग्रेस हमारे साथ है और हमें सपोर्ट कर रही है। आपको क्या ऊपर से तार आया है? कांग्रेस हमारे साथ है और हमें सपोर्ट कर रही है। तो सुना आपने फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कांग्रेस हमारे साथ है और हमें सपोर्ट कर रही है। आगे बढ़ते हैं। पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने राज्यसभा चुनाव में एनसी उम्मीदवार को सशर्त समर्थन, यानी कि शर्तों के साथ उसके सपोर्ट करने की या हिमायत करने की बात कही है, ऐलान किया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि एनसी ने उनके 2 अहम बिलों को हिमायत देने का वादा किया है और पीडीपी के एमएलए अब राज्यसभा की तीसरी सीट पर एनसी उम्मीदवार को वोट करेंगे। आपका फोन आया था मुझे कई दिन पहले कि भाई हमें आपकी वोट की ज़रूरत है और मैंने उनसे कहा था कि हमें बेशक हम आपको वोट दे सकते हैं, पर हमारी 1-2 शर्तें हैं। एक तो जो हमारे बिल्स हैं, जिसमें लैंड रेगुलराइजेशन का बिल बड़ा इम्पोर्टेंट है, और दूसरा हमारा बिल है डेली वेजेस का, जो आपने देखा कई दिनों से वो हड़ताल पे हैं, जम्मू में भी, कश्मीर में भी, और बेचारे बड़े गरीब लोग हैं। और पूरा जो निज़ाम है, चाहे पीएचई हो, आरएनबी हो, इरिगेशन हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, कोई भी डिपार्टमेंट देख लीजिए, 20-20, 25-25 साल से ये बहुत ही मामूली रकम पे काम करते हैं और कई लोगों को तनख्वाह भी नहीं मिलती है। और ये वजह थी, मैंने अपने दौर में इनका बायोमेट्रिक करवाया था और मैंने एसआरओ भी लाया था इनको रेगुलराइज करने के लिए, पर फिर सरकार गिर गई। तो आज हमने इन 2 बिल्स के ऊपर हम फिर से एक बार नेशनल कॉन्फ्रेंस पे भरोसा कर रहे हैं कि इन्होंने जो हमें वर्ड दिया है, खासकर फारूक साहब ने जो वर्ड दिया है और जिसको कल शमी ओबराय ने दोहराया,
उसका पास करते हुए ये दोनों बिल हमारे असेंबली में पास करेंगे, और ताकि लैंड राइट्स बिल पास हो, लोगों को मालिकाना हुकूक मिले, जो गरीब लोग हैं या जो होटल वाले हैं और जो डेली वेजर्स हैं वो रेगुलराइज हो जाएं। और दूसरी हमारी बात यह है कि हम चाहते हैं कि हमारे जो 3 वोट हैं बहुत कम है, बट बहुत माने रखते हैं, ये हम थर्ड जो प्रेफरेंस है उसमें दे देंगे, यानी शबी ओबरॉय को देंगे। हम 4th में नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि 4th सीट जब ये हार जाएंगे तो सारा इल्जाम पीडीपी के ऊपर लगाया जाएगा कि पीडीपी ने कोई गड़बड़ कर दी है। तो इसलिए हमारी उनकी से गुजारिश है कि हमने आपको सपोर्ट देना है, मगर जो हम वोट डालेंगे वो हम शबी ओबरॉय के उसको प्रेफरेंस देंगे, हम 4th में नहीं देंगे। आप अपने वोट उनको डाइवर्ट कर लीजिए 4th सीट में, पर हम 3rd सीट में आपका सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कल को अगर 4th सीट बीजेपी जीत जाती है और हार जाते हैं तो आप जो अपनी नाकामी का जो है टोकरा हमारे सर पे फोड़ें। तो दैट्स ऑल। और नेता विपक्ष सुनील शर्मा ने राज्यसभा चुनाव को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर बड़ा हमला बोला है। नेता विपक्ष ने कहा है कि सुना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने एमएलएस को कुरान की शपथ दिला रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायकों को हाथ में कुरान लेकर यह शपथ दिलाई जा रही है कि वो राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग नहीं करेंगे। ये कहा नेता विपक्ष ने कि ऐसा सुना है हमने। इसके अलावा उन्होंने विधानसभा के पहले दिन सदन में दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि को लेकर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस पर बड़े इल्जाम लगाए। सुनील शर्मा ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने श्रद्धांजलि का भी राजनीतिकरण कर दिया है, यही उसकी राजनीति का तरीका है। और वही नेता विपक्ष सुनील शर्मा के बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पलटवार किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक यानी एमएलए और चीफ स्पोक्सपर्सन तनवीर सादिक ने सभी इल्जामात को झूठा और बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा कि कुरान हमारी पवित्र किताब है और ये तमाम तरह के जो आरोप लगाए गए हैं ये बातें गलत हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं, हम रिलीजियस मैटर्स में सियासत को नहीं लाते हैं और कुरान हमारी किताब है, हम हमेशा उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। बट कुरान शरीफ को हम किसी मेंबर के सामने नहीं आएगा, ये एक कॉन्शियस का डिसीजन है। अब ये बीजेपी जो हारी हुई तंजीम होती है वो यही बात करती है, इसीलिए मैं कहता हूं आप कल का रिजल्ट देखेंगे तो आप खुश हो जाएंगे। और कांग्रेस के एमएलए इफ्तिखार चौधरी ने कहा है कि इत्तेहाद यानी गठबंधन आपसी सम्मान और फैसले पर आधारित होना चाहिए, क्योंकि हम राज्यसभा के लिए एक सुरक्षित सीट चाहते थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से इनकार किए जाने के बाद कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला कर लिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने गठबंधन यानी इत्तेहाद के हित में, उसके हक में बीजेपी को रोकने के लिए नगरोटा सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस को चुनाव लड़ने के लिए दी है। राज्यसभा चुनाव के फैसले पर इफ्तिखार अहमद ने कहा कि उन्होंने अपनी सिफारिशें केंद्रीय नेतृत्व यानी मरकजी क़यादत को भेज दी हैं और राज्यसभा चुनाव के बारे में फैसला उसी के मुताबिक लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उन मुद्दों का समर्थन करेगी जो मौजूदा विधानसभा सत्र में जनता के हित में उठाए जाएंगे, यानी इशारा दे दिया। हमारा जो मानना ये था, क्योंकि कोलिशन जो है वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट के ऊपर और कंसल्टेशन डिस्कशन इस पे बेस्ड होता है, वो जो डिसीजन लिया गया, क्योंकि हम सेफर सीट की डिमांड कर रहे थे, उन्होंने हमें 4 सीट दी और हमारी कोर ग्रुप की मीटिंग हुई, कांग्रेस जितने भी कोर कमेटी के लोग थे उन्होंने मीटिंग करके सेंट्रल लीडरशिप को अपनी राय दी और सेंट्रल लीडरशिप ने ये फैसला किया हमारी कांग्रेस की क़यादत ने कि हम सेफर सीट ही लेंगे, अगर नहीं देते तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे और हमने ये फैसला किया कि हम 4 सीट पे चुनाव राज्यसभा का नहीं लड़ेंगे। दूसरा जो नगरोटा का मामला था, तो चीफ मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया कि भटगाम में हम लड़ेंगे और नगरोटा की जो सीट है वो हम कांग्रेस के छोड़ देंगे कांग्रेस के लिए। लेकिन उसमें जब 2024 में चुनाव हुआ तो वहाँ फ्रेंडली कंटेस्ट हुआ और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो कैंडिडेट था वो रनर अप रहा और कांग्रेस का जो कैंडिडेट था वो तीसरे नंबर पर रहा। तो इसलिए उसमें हमने ये बीजेपी को रोकने के लिए, बीजेपी के कैंडिडेट को हराने के लिए, कोलिशन के इंटरेस्ट में हमने ये फैसला किया कि उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना कैंडिडेट दे, और क्योंकि वो दूसरे नंबर पर आया। तो अभी जो राज्यसभा का चुनाव है, राज्यसभा के चुनाव में हमने ये फैसला किया है, हमारी लीडरशिप उसमें हम सेंट्रल लीडरशिप का वेट कर रहे हैं। हमने जो हमारी जितने भी एमएलएज हैं उनकी क्या क्या राय है वो हमने सेंट्रल लीडरशिप को भेज दी है। सेंट्रल लीडरशिप जो फैसला करेगी उस पर हम उसी के हिसाब से हम फैसला करेंगे।
और राज्यसभा चुनाव पर उमर अब्दुल्ला ने भी बड़ा दावा किया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 4 सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। सुनिए क्या कहा उमर अब्दुल्ला ने। 4 सीटों में कामयाबी, 4 सीटों में कामयाबी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के इत्तेहाद पर बीजेपी सवाल उठा रही है। बीजेपी के एमएलए आरिस पठानिया ने कहा कि अब यह गठबंधन बेनकाब हो गया है। अंतिम वक्त तक कांग्रेस के लिए एक उम्मीदवार का फैसला नहीं कर सके। इससे यह साफ होता है कि जमीनी स्तर पर गठबंधन का हाल क्या है। न्यूज 18 के साथ इस वक्त आरिस पठानिया जुड़े हुए। पठानिया साहब, ऑबिचुरी थी आज, लेकिन कहीं ना कहीं एलओपी ने कहा कि इसको भी आज पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया। ऑबिचुरीज तक सिर्फ महदूद नहीं रखा गया, कन्फाइन नहीं रखा गया एनसी की तरफ से। एक प्रैक्टिस, एक प्रेसिडेंट रहता है कि ऑबिचुरी मीन्स एन ऑबिचुरी, नो पॉलिटिकल ओवरटोन्स। बल्कि एक ऑनरेबल मेंबर तो ऐसा विषय जिस पे पार्लियामेंट ऑलरेडी अपना विजडम दे चुका है, जिस पे सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना चुका है, वो तो उसको भी अनब्रेक करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इनको जवाब इन्हीं के लीडर मुख्यमंत्री ने दिया, जिसने कहा आज के बाद बहस ही बंद कर दो और ओबीसी स्पीकर पढ़ेंगे और बात खत्म होगी। तो कहीं ना कहीं हमारा जो व्यू पॉइंट है वो एंडोर्स हुआ है और सरकार बैकफुट पे रही है और सरकार के स्पीकर ने इनको एंडोर्स किया है। और दूसरा, जो डिप्टी कमिश्नर से इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही, इसका मतलब सरकार का कंट्रोल नहीं है उन पर। 4 डिप्टी कमिश्नर ऐसे हैं जिन्होंने सूचना नहीं दी इस ऑबिचुरी रेफरेंस में। चीफ सेक्रेटरी उसमें अपना एक अरेंजमेंट करके उसमें उनसे एक्सप्लेनेशन लेंगे। सरकार पहले साल में ही एक्सपोज हो चुकी है। दिस इज ए गवर्नमेंट ऑफ दी, फॉर दी एंड बाय दी फॉल्स प्रोमिसेस। तो ये झूठे वादों वाली सरकार एक्सपोज हो गई है 1 साल में। भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ लोगों के विषय, गवर्नेंस के मॉडल और जो दरीना मांगे हैं लोगों की, उसको विधानसभा पे उठाएगी। और कल राज्यसभा के भी इलेक्शन है यहाँ। देखिए, मैंने पहले कहा कि 1 सीट के लिए हमारे पास नंबर्स हैं और बाकी 2 सीट्स भी मैंने कहा 3 की 3 सीट्स हम जीतेंगे। लोग एमएलए कॉन्शियस के मुताबिक वोट करेंगे। राज्यसभा में कोई विप नहीं होता, ना हमको हॉर्स ट्रेड करेंगे, ना किसी को फ्लोर क्रॉस करवाएंगे, लेकिन कॉन्शियस के मुताबिक लोग वोट करेंगे और तीनों की तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बस लास्ट सवाल, हमने देखा कि राज्यसभा में कोई सीट नहीं मिली कांग्रेस को। जो सीट उनको दी गई थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो उनके नेशनल अलायंस पार्टनर्स है, उससे वो सेटिस्फाई नहीं थे। कल जो मीटिंग हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वहां कांग्रेस गया, बाइकआउट किया उन्होंने। देखें, दिस इज द एक्सपोजर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कि वो आखिर तक अपना कैंडिडेट ही तय नहीं कर पाए और फिर आखिरी दिन कहते हैं कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। आप नगरोटा में भी देखें, वहां भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को आखिरी दिन एट द 11th और किसी को कैंडिडेट बनाना पड़ा। ये एक पॉलिटिकल बैंकरप्सी, एक ग्रैंड रोड पॉलिटिकल पार्टी की एक्सपोज्ड है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कांग्रेस को अपने अंदर खाते में इसका मंथन करना चाहिए। बहुत शुक्रिया पठानिया, थैंक यू। न्यूज 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफीर। और जम्मू कश्मीर विधानसभा की कार्यवाही के पहले दिन दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देने यानी उन्हें खिराज अकीदत पेश करने के दौरान मोहम्मद सुल्तान पंडितपुरी का नाम नहीं होने पर तनाजा हो गया। हालांकि बाद में जब सवाल उठे तो इस लिस्ट में संशोधन किया गया और मोहम्मद सुल्तान पंडितपुरी का नाम जोड़ा गया। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने इसे लेकर सदन में सवाल खड़े कर दिए। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि स्पीकर इस पर स्पष्टीकरण मांगे। आखिर सुल्तान पंडितपुरी का नाम लिस्ट से क्यों गायब था? साथ ही चीफ मिनिस्टर ने श्रद्धांजलि के नियम में बदलाव की भी मांग की है। आपके सामने ये तजवीज पेश करता हूं कि क्यों ना हम भी अब इस पर गौर करें, बजाय ये कि हर पार्टी के तरफ से 3-3, 4-4, 5-5 लोग वही चीजें दोहराएं। कभी कभी कुछ तलखी बातें होती हैं, इसमें फिर सियासत आ जाता है। हम सियासतदान है ना कहीं हमारी बुरी आदत है, हम हर चीज में सियासत ला ही देते हैं। अब यहां से इमरजेंसी की बात आई तो वहां से किसी और चीज की बात आ गई। इस चीज से बचने के लिए बेहतर यही होगा कि स्पीकर साहब ही ओबिचुरी रेफरेंस पढ़ें, हम उस ओबिचुरी रेफरेंस में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करें और फौरी तौर क्वेश्चन आवर करके इन लोगों को सही खिराज अकीदत यही होगा कि हम काम अपना ना रोकें, काम हमारा चलता रहे और उनको भी हम सही अल्फाजों में याद कर सकें। ये मेरी एक सजेशन आई हो। और पीडीपी एमएलए वहीदुर रहमान परा ने कहा है कि पीडीपी अपने प्रस्तावित विधेयकों के बारे में आवाज उठाएगी। उन्होंने कहा कि हमें शासन व्यवस्था को लेकर चिंताएं हैं और हम कोशिश करेंगे कि भूमि अधिकारों यानी अराजी का जो हक है, जमीन का जो हक है, भूमि अधिकारों से संबंधित हमारा विधेयक, हमारे बिल विधानसभा में पारित हों। उन्होंने कहा कि वक्फ संपत्तियों को
मुस्लिम धार्मिक संस्थाओं को सौंप दिया जाना चाहिए और पीडीपी उस बिल को भी विधानसभा में पेश करना चाहती है। पीडीपी के एमएलए वहीदुर रहमान पर हमारे साथ मौजूद है। सर, खैर मकदम है आपका। तो जिस तरह से आज प्रोसीडिंग्स चली असेंबली में तो काफी स्मूथ जो है वो नजर आई, तो आगे क्या आपका किस तरह से लाएमल रहेगा कि सरकार को ज्यादा से ज्यादा कॉर्नर करेंगे और जिस तरह से आपके बिल्स जो हैं वो इल्तिवा में रखे गए? नहीं, हमारी कोशिश होगी स्मूथली चलना चाहिए, बट उसके साथ साथ कुछ कंसर्न्स है गवर्नेंस को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर, और उसके साथ साथ जो हमारी बिल है लैंड रेगुलराइजेशन बिल जो पीडीपी ने लाई 5 अगस्त 2019 के बाद, जम्मू कश्मीर की आवाम में काफ़ी खदशे है ज़मीन को लेकर। जो लोग आश्चराई शामिलात फॉरेस्ट लैंड में रहते हैं या लीज लैंड में रहते हैं, उनकी कई साल से विरासती ज़मीन है जिनको छीना जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि उस बिल को इस हाउस में पास किया जाए। वी हैव नंबर्स, वी हैव एब्सोल्यूट नंबर्स एंड वी वांट द नेशनल कॉन्फ्रेंस टू सपोर्ट दिस बिल एंड पास इट यूनानिमसली। वक्फ प्रॉपर्टीज को लेकर भी आपने एक बिल मूव करने की जो है कोशिश की थी। वक्फ को लेकर आपने हजरत बल में देखा एक मुद्दा हुआ अनफॉर्चुनेटली, और आपने देखा किस तरीके में मजहबी जज्बात उठे उस वक्त। तो ऐसी कंट्रोवर्सीज को अवॉइड करने के लिए वी आर सीकिंग दैट द वक्फ की जो कस्टोडियनशिप है वो मुस्लिम रहनुमाओं को मिलनी चाहिए, मजहबी रहनुमाओं को मिलनी चाहिए, और मीरवाइज कश्मीर के हवाले करना चाहिए वक्फ की कस्टोडियनशिप को। और उसके साथ साथ जो MMU हमारा एक मुस्लिम उलमा का काउंसिल है जिसकी रहनुमाई मीरवाइज उमर फारूक साहब करते हैं, तो हम चाहते हैं कि वक्फ सेंसिटिव इंस्टीट्यूशन है, हमारी ज़ियारतें मस्जिदें या कब्रिस्तान हो, उसकी कस्टोडियनशिप मुस्लिम क्लर्जी के हवाले रहे तो ज्यादा बेहतर है और सेफ भी है। राज्यसभा पोल्स को लेकर ऐसा लग रहा है कि एनसी और कांग्रेस के बीच तल्खियां जो है वो बढ़ रही है, तो इस पर क्या मौकफ है आपका और पीडीपी का क्या मौकफ रहेगा कल जिस तरह से वोटिंग? महबूब जी ने कल इनको बताया कि फारूक साहब से भी उनने बात की, उमर साहब से भी बात हुई है, उनके लोग आए थे, उनने कहा आप हमारी लैंड बिल को सपोर्ट करिए, तो हम भी जवाबदेह है लोगों के सामने, तो हम आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, हम आपको वोट देंगे, बट आप पहले कमिटमेंट करिए कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जो लैंड बिल है और खासकर जो डेली वेजेस बिल है उसको आप इस हाउस में सपोर्ट करिए। और बीजेपी महासचिव यानी बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने क्या कुछ कहा है ये भी आपको बताएंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। विधानसभा सत्र के पहले दिन ही जोरों शोरों से गूंजा महराज मलिक का मुद्दा। विधानसभा के अंदर महराज मलिक के मुद्दे पर जोरदार बहस। महराज मलिक के मुद्दे पर विधायक शेख खुर्शीद और विधायक आरएस पठानिया के बीच हुई तीखी बहस। विधानसभा अध्यक्ष को करना पड़ा बीच बचाव। सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान आया सामने, कहा कि विधानसभा की आज की कार्यवाही रही श्रद्धांजलि सभा को समर्पित, अब सोमवार से नियमित कार्यवाही शुरू होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर न्यूज, मैं हूं विशाल। बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने कहा है कि बडगाम के लोग धोखेबाज सरकार को करारा जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का झूठ अब काम नहीं करेगा। चुनाव निशान आगा। तरुण चुग जी है। तरुण जी, आप आज बडगाम में आए हैं, तो क्या कुछ उम्मीद है बडगाम की आवाम से? सरकार बडगाम की जनता वादा खिलाफ धोखेबाज उमर अब्दुल्ला को सजा देने वाली है और मन तैयार है। आगा मोहसिन जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से पंपोश खिलाएगा। क्योंकि आप मुद्दे को बात कर रहे हैं, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस पे निशाना साध रहे हैं, बडगाम की आवाम के साथ क्या कुछ वादे करेंगे? क्या कुछ निशाना नहीं साध रहा, मैं सच बता रहा हूँ। हमारे कैंडिडेट खड़े, हम जो कह रहे हैं वो करके दिखाते हैं। मैं उमर साहब से पूछता हूँ, आप 375 दिन से मुख्यमंत्री हैं, एक काम नहीं आपने किया, एक वादा पूरा नहीं किया, एक मैनिफेस्टो में से अक्षर पूरा नहीं किया, और एक बार जिस जनता ने इतने वोटों से यहाँ से जिताया था, एक बार उसका धन्यवाद करने तक नहीं आए। इससे बड़ा एहसान फरामोश कौन होगा? बट वो कह रहे हैं एलजी सरकार काम करने नहीं दे रही बीजेपी सरकार। मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ, रिकॉर्ड निकालिए कि 375 दिनों में आपने कोई ऐसा विकास का काम भेजा हो जो एलजी साहब ने रोका हो। और मैं तो यहाँ कहना चाहता हूँ, उमर साहब इधर उधर की बात ना कर, बता
जम्मू कश्मीर का विकास क्यों रुका? बता, 375 दिनों में तूने एक भी काम क्यों नहीं किया? उलझा मत, झूठ मत बोल। उमर साहब, जनता को सच बता, क्योंकि आज विकास ना होने के पीछे एनसी सरकार का निठल्लापन, नुसिखियापन, नलायकी, भीतरघात, अंदर पार्टी में लड़ाई चल रही है, आप सारा समय उसको दबाने में लगे हो। ऐसे जम्मू कश्मीर आगे नहीं बढ़ सकता। दावा आपका बड़ा है, क्या उम्मीद है बड़गाम के अवाम से? हमने जो कहा है वो पूरा किया है। हमने कहा था रेल लाएंगे, रेल लाए। हमने कहा था जोजिला की टनल बनेगी और श्रीनगर और करगिल के बीच का रास्ता खुलेगा। हमने कहा था इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा होगा, करके दिखाया। बिल्कुल। तो ये तरुण चुग जी थे, तो इन्होंने दावा किया है कि बड़गाम की अवाम इस मरतबा नेशनल कॉन्फ्रेंस को जवाब देगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराएगी और बड़गाम में जो बीजेपी है वो जीत दर्ज करेगी। ये आने वाला वक्त बताएगा कि ये दावे कितने सच साबित होते हैं। न्यूज़ 18 के लिए बड़गाम से मैं आबिद हुसैन। और बड़गाम में बीजेपी का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग, बीजेपी जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष सच शर्मा, प्रदेश सचिव अशोक कौल और अन्य नेता मौजूद रहे। इस दौरान इन नेताओं ने बड़गाम से पार्टी के उम्मीदवार आगा सैयद मोहसिन के लिए वोट मांगे और इस दौरान आगा सैयद मोहसिन ने भी लोगों से वोट की अपील की। अगर कुछ उन्होंने किया है तो सिर्फ बड़गाम के अंदर जनता के साथ उमर अब्दुल्ला साहब ने धोखा किया था। अब बड़गाम की जनता उनके धोखे का जवाब देने के लिए तैयार है। बड़गाम की जनता वादा खिलाफी की, उमर अब्दुल्ला की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई सरकार को जवाब देने के लिए आगा मोहसिन को वोट डालने के लिए तैयार है। मैं उमर साहब से आज की इस पब्लिक रैली से सीधा पूछ रहा हूं कि उमर साहब, आपको अपना मैनिफेस्टो भूल गया होगा। आज 375 दिन बीत गए आपकी सरकार के चुने जाने को। आपके मैनिफेस्टो में से एक भी वादा आपने पूरा नहीं किया और मैं उन्हें चुनौती भी दे रहा हूं कि वो झूठ बोलते हैं। और त्राल में बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि बीजेपी बड़गाम सीट पर भारी जीत दर्ज करेगी और इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस सीट पर झटका लगने वाला है। उनका कहना है कि लोग अब बदलाव चाहते हैं और बीजेपी की विकास नीतियों पर भरोसा कर रहे हैं। जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादे, जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस की गारंटियां फेल हुई है पिछले एक साल में और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों के लिए कुछ नहीं किया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सिर्फ पलटी मारी है, विश्वासघात किया है, धोखा किया है, दगा किया है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जवाल शुरू हो गया। ये जवाल का जो पहला झटका है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़गाम से ही मिलेगा और बड़गाम में भारतीय जनता पार्टी इस बार अपना कमल खिलाने में कामयाब हो जाएगी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कांग्रेस को सुरक्षित राज्यसभा सीट दिए जाने से इनकार करने के बाद दोनों सहयोगी दलों यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच संबंध यानी रिश्ते और बिगड़ गए हैं। प्रमुख राजनीतिक विशेषज्ञ सुहेल काजमी ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को कोई महत्व नहीं दे रही है क्योंकि वो बीजेपी के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना चाहती है। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने दरबार मूव की प्रथा को तभी बहाल करवाया क्योंकि वो मरकजी हुकूमत के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट, जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट जम्मू कश्मीर के सुहेल काजमी साहब, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका शुक्रिया। मेरा सवाल सीधा और स्ट्रेट है, ये रिश्ता क्या कहलाता है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस? बट साहब, जो भी रिश्ते मजबूरी के बनते हैं, सियासत जो है हर दिन नया दिन होता है सियासत में, और जो रिश्ते मजबूरियों से बनते हैं उन रिश्तों की कोई मियाद नहीं होती, कोई उम्र नहीं होती है। आज के समीकरण में वो जब अलायंस हुआ था तो वो मजबूरी में अलायंस था, किसी को पता नहीं था कि जम्मू कश्मीर में कौन जीतेगा कौन हारेगा। कभी मोदी वेव थी, कभी पोलराइज सिचुएशन थी, लेकिन चलिए उनको उनकी सीटें मिली और उमर साहब को लीड मिली और वो आज लीड कर रहे हैं। अब समीकरण क्या कहता है? स्टेट भी, यूनियन टेरिटरी भी चलानी है, लोगों के
उनके एस्पायरेशंस पे भी खरा उतरना है। और उसमें समीकरण क्या बनता है? समीकरण बनता है अपना वजूद जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का वो मजबूत हो, और उनकी ट्यूनिंग जो है मरकज के साथ, जो हमेशा हर सरकार की होती है, जिसकी मर्जी सरकार हो, उसके साथ उसके साजगार माहौल पे काम हो। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर साहब उस पर काम कर रहा है, और उसका जो सक्सेस है उसको अभी दरबार मूव जो ये शुरुआत हुई, मैं समझता हूँ उसका क्रेडिट जो है उस मोहब्बत को जाता है जो कन्विंस कर पाई दिल्ली को कि दरबार मूव कितना इंपॉर्टेंट है, जम्मू के लिए ज्यादा और कश्मीर के लिए कम। तो ये चीजें जो है ये चलती रहती हैं, और अपना जनाधार मजबूत रहे, अपना जो पार्टी का जो कैडर है वो मजबूत रहे, और ये कांग्रेस भी करती है, वो करती है। लेकिन इस वक्त जो माहौल है वो बेटर इसलिए रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की ट्यूनिंग जो है किसी तरह अच्छे साजगार माहौल में रहे, उनके लिए भी बेटर है, जम्मू कश्मीर के लिए भी बेटर है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी बेटर है। तो आपको आपके कहने का ये मतलब मैं समझूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक्चुअल में कांग्रेस को इसलिए तरजीह नहीं दे रही है क्योंकि वो चाहती है कि बीजेपी को खुश करना, क्योंकि नेशनली कांग्रेस और बीजेपी की आपस में राइवलरी है, तो कहीं ना कहीं दोनों में से वो इस वक्त बीजेपी की तरफ ही ज्यादा हाथ बढ़ा रही है। मैं ऐसी बात नहीं कहूंगा। देखिए, जब इनकी कोलिशन में इलेक्शन लड़ी है तो जो कुछ भी कांग्रेस को मिला है उसका श्रेय भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैडर को जाता है, क्योंकि उस वक्त फिजा कांग्रेस के लिए नहीं थी। जो भी 3-4 सीटें मिली है वो भी थैंकफुल होने चाहिए अपने उमर अब्दुल्ला लेड सरकार के, कि उनके कैडर ने बहुत मोबिलाइज किया। और उमर बार बार कहता था तब भी कि जम्मू में कंसंट्रेट करो, आप इंप्रूव कर सकते हो। लेकिन जो भी मिला दैट इज कटसी नेशनल कॉन्फ्रेंस। देखिए, इलेक्शन से एक फीवर होता है 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन का, और उसमें क्या मुद्दों आधारों पे और किसका कैडर कितनी मजबूती से काम करता है वो मैटर करता है, और उन्हीं को डिविडेंड्स देने की पार्टी का जो होता है वो इंडिवर रहता है। तो मुझे नहीं लगता कांग्रेस इस मौजूदा स्थिति में किसी भी, चाहे वो मिनिस्टर बर्थ बोल रहे थे शुरू में, वो उनको नहीं मिला, क्योंकि उनका कंस्टेंट था 9 से ऊपर जा नहीं सकते। 5 मिनिस्टर टोटल है हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। तो ये बड़े कंस्टेंट्स हैं जिसमें उमर लेड सरकार काम कर रही है। उन कंस्टेंट्स में अगर थोड़ी सी साजगार माहौल में मरकज और यहाँ की सरकार की कोई सांझगांठ होती है तो मैं समझता हूँ मरकज के लिए भी अच्छा है और जम्मू कश्मीर के लोग